बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, जो अमेरिका से भी जुड़ेंगे, भारत से भी जुड़ेंगे, मेरे दर्शकों का और पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए हमारे दर्शक ही हमसे जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी जयपुर से अपर्णा वाजपेयी, महेश मुंद्रल ग्वालियर से, विश्वास जायसवाल वाराणसी से और अभिषेक कुमार लुधियाना से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किस विषय को आपने चुना है आज बहस के लिए। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी विजिट पर गए हैं, वो है अमेरिका की। क्या भारत और अमेरिका कट्टरवाद को मिलकर रोकेंगे? इसी पर आज हमारी बहस होगी, क्योंकि क्वाड की बैठक होने वाली है। क्वाड चाइना के खिलाफ है और भारत को मुकाबला करना है आतंकवाद की तिकड़ी से। आतंकवाद की तिकड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान, तालिबान और चीन, क्योंकि इनका गठजोड़ आने वाले समय में दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में भारत और अमेरिका कैसे करेंगे इसका मुकाबला? कल क्वाड की बैठक है। क्वाड में 4 राष्ट्र हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ जापान। कल चारों के राष्ट्राध्यक्ष इस मसले पर बैठकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के बुलावे पर गए हैं, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत चाइना के कोरोना काल में घिरने के बाद अब इंडिया को मेक इन इंडिया का हब बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका के इस महत्वपूर्ण दौरे में भारत के प्रधानमंत्री ने टॉप 5 कंपनी के सीईओ से बात की है। अब से थोड़ी देर बाद वो अमेरिका में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। टाइट और पैक्ड शेड्यूल है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री यूएन में भी भाषण देंगे और जब यूएन में भाषण देंगे तो आतंकवाद, ड्रग तस्करी, कट्टरवाद, ये सबसे बड़ी चुनौती का मुद्दा होगा उनके भाषण के अंदर, जलवायु परिवर्तन के अलावा। तो क्या भारत और अमेरिका मिलकर कट्टरवाद का मुकाबला कर पाएंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसी पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। मोदी की ये गूंज एक बार फिर अमेरिका में उठी है। जैसे ही अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, उनके स्वागत में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल दुनिया भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक्शन पर टिकी हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की अहम मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की होने वाली मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। दरअसल अफगानिस्तान के ताजा हालात और बढ़ते कट्टरवाद पर प्रधानमंत्री लगातार तीखा प्रहार करते रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कट्टरपंथ पर एससीओ के मंच से जमकर हमला बोला था। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के देशों से लगातार बढ़ते रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद की चुनौती का समाधान करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जिस प्रकार से खतरा है विश्व भर को आतंक से और खासकर एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म से, उसके ऊपर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर ही अमेरिका पहुंचे हैं। जाहिर है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। व्यापार जगत से लेकर दुनिया भर के नेताओं के साथ पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और उसकी कट्टरपंथी विचारधारा के हावी रहने की संभावना है, जबकि पाकिस्तान और चीन की नापाक जुगलबंदी पर भी भारत के मुखर होने की संभावना है। भारत और अमेरिका जो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, आज हर एक मुद्दे पर एक दूसरे के साथ गहराई से कोलैबोरेट कर रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि क्या भारत और अमेरिका बढ़ते आतंकवाद और कट्टरवाद को मिलकर रोकेंगे।
तो इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं आज कौन सा हम सवाल पूछ रहे हैं देश की बहस में। आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय बताते हैं। तो क्या है आज का सवाल, जल्दी से देख लेते हैं। हमारा सवाल प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। इसी यात्रा में वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे, जापान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। क्या वैश्विक कूटनीति के केंद्र में भारत आ गया है? आना भी चाहिए। यस और नो में आपका जवाब, मेरा जवाब तो हाँ में है। आपका जवाब क्या है, यस या नो? आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आपका कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ अमेरिका से इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं सविता पटेल, जो कि एक पत्रकार हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में आरती टिक्कू सिंह जुड़ेंगी, वो एक पत्रकार हैं, अमेरिका में रह चुकी हैं, फिलहाल दिल्ली में रहती हैं। डॉक्टर आरपी कौशिक डिप्लोमेट मेरे साथ जुड़ गए हैं, कूटनीति मामलों के जानकार हैं। तुहिन सिन्हा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय जैन भुटोरिया जी जो बाइडेन के समर्थक हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जसदीप सिंह साहब जुड़ेंगे, जिन्हें हम जस्सी नाम से भी जानते हैं, जो ट्रंप के समर्थक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में तुहिन आपसे करूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की मीटिंग कितनी उम्मीद है? क्या जो मजहबी कट्टरपंथ है जिसकी बात भारत के प्रधानमंत्री ने एससीओ के अंदर उठाई थी कि मजहबी कट्टरपंथ जिसका नतीजा हमको तालिबान के रूप में देखने को मिला है, वो आने वाली दुनिया के लिए खतरा है, क्या यह संदेश प्रधानमंत्री अमेरिका में भी देंगे? जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो खुलकर इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ निरंतर पूरे विश्व को आगाह करते आए हैं और इस कट्टरवाद के खिलाफ जो विश्व की रणनीति, सामूहिक रणनीति होगी, उस पर जो है वो खुलकर बात करते आए हैं। तो सबसे पहले तो कोविड ग्रस्त और कोविड पोस्ट कोविड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, उसमें भारत जो है विश्व राजनीति का एजेंडा तय करने जा रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 3 मुख्य बातें उनके एजेंडा में होगी: टेररिज्म, कोविड मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट। जो ये तीनों जो है बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। जो रेडिकलाइजेशन है उस पर प्रधानमंत्री जी ने पहले भी काफी कहा है, लेकिन ये जो क्वाड कॉम्बिनेशन है वो इसलिए अहम हो जाता है कि जो इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट ताकतों के बीच एक साठगांठ पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली है, उसका तोड़ केवल विश्व के सशक्त लोकतंत्र ही दे सकते हैं जब वो एकजुट होंगे और एक साथ आएंगे। तो उस दिशा में क्वाड जो है एक बहुत ही सक्रिय कदम था इन 4 देशों का। और आज जब कोविड काल में पहली बार जो फिजिकल रूप में ये 4 नेशन के प्रतिनिधि और जो राष्ट्र हेड हैं वो मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व को बहुत बड़ी आशाएं हैं इस मीटिंग से। और भारत यहाँ निश्चित तौर पर अब अगले 2 दिन में देखेंगे कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे विश्व की राजनीति का एजेंडा तय करेंगे। ठीक है, आपने कहा विश्व की राजनीति का एजेंडा तय करेंगे और भारत आज उस फोर फ्रंट में भी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन का अभी तक इमरान खान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो फोन कॉल नहीं आने वाला है। जो बाइडेन साहब बोल चुके हैं, क्यों अजय जैन भुटोरिया साहब, इसलिए जो बाइडेन वो फोन नहीं आने वाला है। कोई बात नहीं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्या पाकिस्तान के रूट की लाइनें व्यस्त है अमेरिका के लिए, अजय जैन भुटोरिया साहब? दीपक जी, भारत और अमेरिका के रिश्ते और बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। बायोलेटरल रिलेशनशिप, दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है फॉर अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड ऑल्सो जो काउंटर टेररिज्म का एजेंडा है उसमें भारत और अमेरिका दोनों एक साथ क्वाड नेशन की
ऑस्ट्रेलिया और जापान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे टू फाइट द विजिबल एंड इनविजिबल एनिमी। विजिबल एनिमी जो टेररिज्म है चारों तरफ जो फैल रहा है वो, और इनविजिबल एनिमी में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे टू फाइट विद कोविड। जो कोविड की 1 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला है भारत बाय 2022, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि दे कैन सप्लाई इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा भारत जो है अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यूएस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एजुकेशन में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है बाइडेन की और मोदी जी की। बाइडेन हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया एंड उन्होंने पहले ही अपने कैंपेन में भी कहा था कि ही वांट्स टू इंक्रीज द ट्रेड विद इंडिया अप टू $500 बिलियन इन नेक्स्ट 10 years। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत और यूएस के रिश्ते और मजबूत होंगे। चलिए हम बोलते हैं आमीन। आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो कि $500 बिलियन का ट्रेड हो जाए। लेकिन उससे पहले हमको मुकाबला करना पड़ेगा एक्सट्रीमिज्म से, हमको मुकाबला करना पड़ेगा टेररिज्म से, तभी हम लाइन पर आ सकते हैं। मैं सीधे जसदीप सिंह जी के पास चलता हूं। जसदीप सिंह साहब, ह्यूस्टन के अंदर में मौजूद था और वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टर्म का इस्तेमाल किया था ट्रंप साहब ने, इस्लामिक टेररिज्म। क्या इसी टर्म का इस्तेमाल जो बाइडेन सरकार भी करेगी, अमेरिका आज भी करेगा? दीपक जी बिल्कुल आपने सही कहा। ह्यूस्टन में हम थे और मोदी जी की मैंने सारे दौरे बहुत बारीकी से देखे हैं, लेकिन जो ये दौरा है मोदी जी का, ये खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और इसमें ट्रेड और कोविड और वैक्सीन ये तो है ही है, पर सबसे जो बड़ी बात इसमें होनी है और होनी चाहिए वो इस्लामिक टेररिज्म की होनी चाहिए। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इस वक्त मोदी जी जब यहाँ उतरे हैं तो वो जब अपने साथ वो एक अपनी जो पर्सनालिटी लेके आए हैं वो एक विश्व लीडर की है, वर्ल्ड लीडर की पर्सनालिटी लेके आए हैं। और इस वक्त भारत मेरे हिसाब से इस्लामिक टेररिज्म में लीड कर रहा है। उसका मैं आपको ये उदाहरण दूंगा, क्योंकि अमेरिका छोड़ के भाग आया है और यहाँ पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त वो सो रही है। वो अफगानिस्तान का जो मसला है वो अमेरिकन मीडिया से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग से उतर गया है। ये लोग इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये आज जो आतंकवादी जो FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि बड़े प्रोफेशनल लोग हैं वो। तो ये आज की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, उसमें मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी सोती हुई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएं। वो टाइम चला गया जब अमेरिका का CIA हमें खबरें देता था। आज अजय डोवाल जी साथ में गए हैं, वो बताएं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएं आज की मीटिंग में, ताकि ये भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में फिर से खड़े हों। आप ये जो एग्जिट हुआ अफगानिस्तान से, ये बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल एक्शन था अमेरिका का, जिससे कि सारे EU नेशंस भी, आप देखिए फ्रांस और अमेरिका के बीच में तनाव पैदा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यहाँ से अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं और उसके बाद मैक्रोन ने सबसे पहली कॉल मोदी जी को करी है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत एक इंटरनेशनल पावर की तरह उभर रहा है। तो आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए, भाई अफगानिस्तान में आप लोग आ गए हैं, आपने वो कबूतर जैसे रेत में सिर डाल लिया कि बिल्ली चली गई। बिल्ली कहीं नहीं गई है, बिल्ली वहीं की वहीं खड़ी है और बल्कि बिल्ली और ताकतवर हो गई है। तो आज की मीटिंग से मैं ये सोचता हूँ कि मोदी जी एज अ वर्ल्ड लीडर आज आ रहे हैं, सिर्फ भारत की नहीं, मैं तो उन्हें आज विश्व का लीडर देख रहा हूँ, जिन्होंने आके की ये असलियत अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बतानी। ठीक है, अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी बिडेन के समर्थक है। अजय जी मुझे बताइए, क्या वाकई आप भी मानते हैं जो ट्रंप साहब ने कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और अफगानिस्तान से अमेरिका के एग्जिट के बाद ये इस्लामिक टेररिज्म और बढ़ गया है, क्योंकि इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट का जो गठजोड़ है वो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ रहा है। क्या इसे आप आने वाले समय का खतरा देखते हैं? देखिए, टेररिज्म एक पूरे विश्व के लिए टेररिज्म पूरे विश्व के लिए खतरा है और टेररिज्म बढ़ेगा ही। जो टेररिस्ट है वो भी अपने आप को सोफिस्टिकेट करते रहते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो सारे टेररिज्म
खतरा तो और बढ़ ही रहा है और सभी देशों के लिए है। तो ये फैल रहा है और ये अगर अफगानिस्तान की धरती से आ रहा है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो इसका मुकाबला तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और जहां तक हमारे मित्र ने कहा कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन जो एग्जिट हुआ, तो वो तो ट्रंप ने दोहा का एग्रीमेंट किया था कतार में और मई 31 का डेट डिसाइड किया था एंड बाइडेन हैड टू फॉलो दैट। तो वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये खतरा है और ये एक इम्पोर्टेंट खतरा है, उसको हमें डील करना है। आप इस टर्म को मानेंगे, आप इस टर्म को कहेंगे, अमेरिका कहेगा कि हाँ इस्लामिक टेररिज्म दुनिया के लिए खतरा है, इस्लामिक टेररिज्म। इसको मैं रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि टेररिज्म जहां से भी बना पड़ा, टेररिज्म खतरा है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं कौशिक साहब के पास। कौशिक साहब, टेररिज्म खतरा है या गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होते हैं, या इस्लामिक टेररिज्म खतरा है? और कोई टेररिज्म आपको दिखाई देता है दुनिया में? नहीं, फिलहाल तो यही जो बात कही जा रही है कि इस्लामिक टेररिस्ट के बारे में वही चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है, वही चर्चा ज़्यादा मायने रखती है। और चूँकि अभी अफ़गानिस्तान में जो फियास्को हुआ था, अफ़गानिस्तान का जो मसला था जिसमें काफ़ी हद तक अमेरिका को ये फेस करना पड़ा और बाकी दुनिया को भी फेस करना पड़ा कि वहाँ पर टेररिस्ट एकदम मौजूद हो गए और वहाँ आ गए। और साथ साथ में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा ये इस्लामिक फोबिया है, बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारत पर इसका सवाल है, आप जानते हैं भारत पर तो बहुत पहले से इस टेररिस्ट को भुगते हुए है और इनका ऑनस्लॉट होता रहा है टाइम टू टाइम। 26 आपने मालूम है वहाँ पर जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, सब तरह के रोज़ हो रहे हैं। अभी कल परसों ही सुना है कि वहाँ से कुछ टेररिस्ट अंदर आए हैं भारतवर्ष के अंदर, जो कि अभी वहाँ की मिलिट्री और पुलिस ने उनको मार गिराया है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बड़े क्लियर हैं, हम तो इसको भुगतते चले आ रहे हैं और दुनिया भी भुगतेगी अगर यही रहा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा भारी चैलेंज है। इतना ज़रूर कहूँगा कि इमीडिएट प्रॉब्लम जो है अमेरिका के ऊपर ये नहीं है, जितना कि और किस तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन का जो मसला है, जहाँ पे चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड है, असर्शंस हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं कि हर तरह से उनकी बढ़ावत रहे। तो वो चीज़ ज़्यादा उनको मायने रख रही है फ़िलहाल। लेकिन साथ में ये बात कही जाएगी कि भारत चूँकि इस पोजीशन में है कि उस ऑनस्लॉट को बर्दाश्त कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको रिटॉर्ट कर सकता है, उसको बदला ले सकता है, तो उसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है भारतवर्ष की। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हमारे संबंध अमेरिका के साथ अच्छे ही रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। मैं काउंटर सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे। आपको नहीं लगता अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जी, आपको नहीं लगता अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूं, और कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिज्म दोनों साथ मिल गए तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा? और आपको पता है क्या ट्रायंगल है? तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, सबको पता है, दुनिया को पता है ट्रायंगल बन गया है। शायद कौशिक साहब को सुनाई नहीं दे रहा। मैं सीधे सविता को के पास इसी सवाल को लेकर चलता हूं, कौशिक साहब का कनेक्शन ठीक किया जाए। सविता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सोचता है काम अमेरिकी, आप खुद अमेरिका में रहती है, क्या सोचता है काम अमेरिकी अफगानिस्तान से विड्रॉल के बारे में, और क्या उनको लगता है अमेरिका ने सही किया है? यहाँ पे दो तरह की सोच है। एक जो आप एक आम अमरीकी नागरिक की बात कर रहे हैं, आम अमरीकी नागरिक के मन में अफगानी विमेन के लिए बहुत कंपैशन है। हिलरी क्लिंटन के टाइम से जो एक इमेज बनाई है कि अफगानी औरतों को और अफगानी बच्चों को हमको सेव करना है, रेस्क्यू करना है तालिबान से या अलकायदा से या इस्लामिक एक तरह की शरिया लेवल की थिंकिंग से, जिसके ऊपर भी काफी डिबेट है कि वो होती क्या है या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो एक कंपैशन है। दूसरी बात है, आप जो दो तरह के टेररिस्ट थ्रेट की बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट थ्रेट है जो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करता आया है, दूसरा एक जो बहुत बड़ा थ्रेट है जो चाइना से पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि चाइना एक पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री हो गया है, वो मिलिटरीली पावरफुल है, एक्सपेंशनिस्ट उसकी आइडियोलॉजी है, उसके जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अब छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, उन सब से उसके बॉर्डर इश्यूज हैं। तो ये दोनों चीज इंडिया और जो अमेरिका है, उन दोनों के लिए ये दोनों इश्यूज हैं।
तो वो उस लेवल पे दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों इश्यूज से चाइना का थ्रेट और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का थ्रेट, स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान विड्रॉल, वो दोनों के लिए ये जो एक दोस्ती है और जो बायलैटरल मीटिंग्स चल रही हैं, ये दोनों को एड्रेस करेंगी। जो सिलिकॉन वैली बेस्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और स्टेट डिपार्टमेंट के, वो एक और बहुत अहम चीज के बारे में बात करते हैं, वो है कि जो चीज आज हम नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं टेररिस्ट सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके आता है, लेकिन चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो कहीं भी बैठा हुआ एक हैकर इंडिया के किसी भी बड़े पावर प्लांट को साइबर अटैक से हैक कर सकता है। वो भी एक टेररिज्म है, उसको भी एड्रेस करना होगा। और अगर ये तिकड़ी बनी है तो उसमें चाइना बहुत पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया के बीच ये रिलेशनशिप इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी, जिसमें इंडिया काफी पहल कर चुका है। इंडिया के पास अच्छी इंटेलिजेंस है साउथ एशिया और एफपैक रीजन की। और दूसरी बात है साइबर अटैक्स को काउंटर करना, क्योंकि फ्यूचर ऑफ टेररिज्म इज गोइंग टू बी साइबर अटैक्स, नॉट जस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है, साइबर अटैक। और चाइना को अगर इस मामले में अग्रणी माना जाए, क्योंकि उसका दिमाग ही उल्टा चलता है। लेकिन जस्टिस साहब, मैं यहां पर आकर आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा कि क्या अमेरिका और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझता है, जो चाइना, तालिबान और पाकिस्तान की तिकड़ी बन गई है, कि अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और कम्युनिज्म को मिला दिया जाए, जो तुहिन भाई ने बात बोली, वो अगर दोनों जुड़ गए तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएंगे। हम क्वाड की बात तो कर रहे हैं, हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस खतरे को समझते हैं, साइबर टेररिज्म को समझते हैं? बिल्कुल, जो सविता जी ने कहा ये बिल्कुल सही मुद्दे हैं। ये जो एक ट्राई एक्सिस बन गया है पाकिस्तान, तालिबान और चाइना का, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और इसे पूरी दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है। ब्रिटेन ने इसे बहुत सीरियसली लिया है, यूरोपियन यूनियन के सारे देश इसे सीरियसली ले रहे हैं। और मैं फिर से यही कहूंगा, इसमें ट्रंप समर्थक या बाइडेन समर्थक की बात नहीं है। आज अमेरिका उस प्लेटफॉर्म पे इतना कमिटेड नहीं है जितना 1 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल पहले कमिटेड था आतंकवाद के खिलाफ। चाइना के साथ भी अमेरिका का इतना सख्त रुख नहीं है। अमेरिका का थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूं और समझता हूं कि मोदी जी की मीटिंग के बाद शायद कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सीरियसली ले, पर बाकी क्वाड के सारे मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो बहुत सीरियस है इस मामले में। और यहाँ तक कि जो इंटेलिजेंस है, अमेरिका ने ग्राउंड इंटेलिजेंस भी अपनी लूज कर दी है इस वक्त अफगानिस्तान में। हमें यहाँ से, दीपक जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज हमें अगर अफगानिस्तान के बारे में कुछ देखना होता है या वहाँ की खबर सुननी होती है तो हम भारतीय चैनल देखते हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा कवरेज हो रहा होता है और अंदर का असली कवरेज आ रहा होता है। अमेरिकन मीडिया ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हर किसी के दिमाग से निकल जाएगा तो ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा। बट मेरा यही है कि बाकी सारी नेशन इसे सीरियसली ले रही हैं और यही उम्मीद है कि मोदी जी की ये जो दौरा है, जो क्वाड का जो समिट होना है, उसके बाद अमेरिका भी उसी लेवल पे वापस आएगा जैसा कि पहले था। ठीक है, मैं इसका जवाब तुहिन से भी लूंगा और इसी का जवाब लूंगा मैं अजय जैन जी से भी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है तिरुमूर्ति साहब, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को आतंक को न्याय संगत नहीं ठहराना चाहिए। इस बयान को अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जहां पर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट के तमाम आतंकी अब कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। तो क्या ये तालिबानी आतंक को न्याय संगत ठहराना नहीं है? ये बहुत बड़ी खबर है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, कल उनकी जो बाइडेन से मुलाकात होगी, ऐसे में भारत का UN में ये कहना कि किसी भी तरह के आतंकवाद को न्याय संगत न ठहराया जाए, ये अपने आप में एक मैसेज है अमेरिका को भी, क्वाड के देशों को भी, कि गुड तालिबान और बैड तालिबान मत करिए। आतंकवाद किसी भी फॉर्म, किसी भी सूरत में बुरा होता है। मैं सीधे चलता हूँ महेश मुंद्रल, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त ग्वालियर से। महेश, क्या सोचते हैं जो लोग कहते हैं आतंकवाद अच्छा भी होता है, आतंकवाद बुरा होता है? आप क्या मानते हैं? आतंकवाद आतंकवाद होता है और सिर्फ खून करता है। आपकी क्या सोच है इस बारे में? चौरसिया जी, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, आतंकवाद केवल और केवल आतंकवाद है, मानवता का दुश्मन है। ये वो सर्फ है, जब तक इसका फन न कुचला जाएगा, जब तक इसका अन्य कोई रास्ता है नहीं। और आतंकवाद को कोई अगर दो भागों में बांटता है, वो मानवता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को कुचलने के लिए केवल जो देश हमसे दुश्मनी रखते हैं, केवल वे देश एक हो रहे हैं और वे आतंकवाद का पक्ष ले रहे हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है अफगानिस्तान को, अफगानियों को इस हालत में छोड़ के कि उनके साथ जितना बड़ा अन्याय हो रहा है। यदि अमेरिका अपनी विवेकपूर्ण दृष्टि से वो कर रहा होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। मैं कहना चाहता हूं कि हर कीमत पे आतंकवाद का फन कुचला जाना चाहिए, आतंकवाद को मार देना चाहिए, किसी भी कीमत पे आतंकवाद को नहीं पनप देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, अच्छा या बुरा आतंकवाद बिल्कुल सही कहा महेश जी, आपने बिल्कुल सही किया। आपके लिए मेरे पास इतना ही वक्त है, मैं सीधे अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये टर्म अमेरिका से ही निकला और इसके लिए चाहे बुश एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बिडेन साहब हो। बिडेन साहब तो बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये टर्म एक वक्त अमेरिका से ही डेवलप हुई थी। मुझे बताइए, आपको भी लगता है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म होता है? क्या टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म नहीं हो सकता? बिल्कुल दीपक जी, आई एग्री विथ यू। टेररिज्म इज टेररिज्म, वायलेंस इज वायलेंस। तो इसको तो कोई भी ये विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो गुड या बैड टेररिज्म है। टेररिज्म और उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पहले भी इसी चर्चा में जो पाकिस्तान, चाइना और उसका जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, उसमें एक और नेशन है, उसको प्रिक नेशन कह रहे हैं अभी, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना, जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स आतंकवादी हैं। हाँ जी, तो ये एक चिंता का विषय है और अमेरिका इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और इसके ऊपर जो उनका एक्शन है वो लिया जाएगा और उनके ऊपर पूरा दबाव है। क्योंकि आप ये एक चीज़ हमें ये भूलते जा रहे हैं कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, अफगानिस्तान को अपनी कंट्री चलाने के लिए साल का 12 से 15 बिलियन डॉलर चाहिए होता है। वो अपने देश में सिर्फ 5 बिलियन जनरेट कर सकता है, तो बाकी जो मनी है उसको वो वेस्टर्न नेशंस के लिए पास जाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको उनकी शर्तें मान के उसको करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें डेवलप चाइना दे देगा, नहीं जाना उसको वेस्टर्न नेशन के पास, चाइना दे देगा सब। देखते हैं चाइना अभी तक किसी कंट्री को चाइना दे देगा, बोलेगा अमेरिका में बम फोड़ो, इंडिया में बम फोड़ो, हमसे ले लो $7 बिलियन। अगर होपफुली ऐसा कभी कुछ ऐसा हो नहीं, लेकिन ये सारी बातें जो है अभी उभर के आ रही है और ये सिनेरियोस डेवलप हो रहे हैं और इनके ऊपर अभी काम हो रहा है। ठीक है, मैं सीधे तुहिन सिन्हा जी के पास चलता हूं। तुहिन सिन्हा जी, मुझे ये बताइए, आपने इस्लामिक प्लस कम्युनिस्ट गठजोड़ की बात की, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना है तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, ये कितना खतरनाक है दुनिया के लिए? तुहिन जी देखिए, पाकिस्तान तो कई सालों से चाइना का एक कॉलोनी बन के रह गया है। तो पाकिस्तान तो मैं मतलब कम्युनिस्ट ही मानूंगा, वो विचित्र कॉम्बिनेशन है इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट देशों का। लेकिन आज अगर चाइना लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई देश आतंकवाद के प्रति एक दोहरा मापदंड अपनाती है या हिपोक्रेसी अपनाती है, तो उससे उसको बहुत नुकसान होता है। और अमेरिका जो है, तालिबान को रोकने का कार्य जब इन्होंने पाकिस्तान को आउटसोर्स किया था, उससे ये पूरी लड़ाई जो थी तालिबान के खिलाफ, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और मैं आज ये भी मान रहा हूं कि 2006 से 2008 के बीच, आपको याद होगा भारत में कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी। शायद सबसे ज्यादा बॉम्ब विस्फोट जो है भारत में हुई। उस वक्त जो हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह थी, उसने भी एक बहुत ही हिपोक्रेटिकल स्टैंड लिया था। अगर हम उस समय से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ खुलकर विश्व में बात कर रहे होते, जैसे हम आज कर रहे होते, तो शायद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है उसकी जड़ें कहीं कमजोर हो चुकी होती। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि एटलीस्ट पिछले 7 सालों में आज हम खुलकर, बिना किसी हिपोक्रेसी के, शायद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो निरंतर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात करता आया है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा, साइबर वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, आज नारकोटिक्स टेररिज्म जो है उतने ही बड़े पैमाने पर मौजूद है। और आए दिन जिस प्रकार से हमारे पोर्ट्स पे ये जो नारकोटिक्स जब्त हो रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि वो लड़ाई पर भी हम उतने ही अग्रसर हैं, उतने ही अग्रेसिवली हम काम कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। नार्को टेरर अपने आप में जब से अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, आप देखिए हेरोइन की खेप, हशीश की खेप, अपनी बाकी ड्रग्स की खेप, केमिकल ड्रग्स की खेप एकाएक भारत के अंदर बढ़ गई है। अभी हमने देखा कितना बड़ा सीजर हिंदुस्तान में हुआ। कौशिक साहब के पास चलता हूं। कौशिक साहब, अभी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि किसी भी देश को, मुल्क को आतंकवाद को न्याय संगत नहीं ठहराना चाहिए। एक ऐसे वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री जो बाइडेन साहब से मिलने वाले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, यूएन में भारत का यह स्टेटमेंट क्या मायने रखता है, डिप्लोमेसी के लिए क्या महत्व रखता है? बहुत बड़ा महत्व है इसका। और पहले एक दो बातें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात चल रही थी, उसमें कुछ रेफरेंसेस इंसर्जेंसी के लिए थे। जहां कंट्रीज़ के अंदर इंसर्जेंट्स हैं जो उन कंट्रीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, इस तरह की कुछ टर्म्स इस्तेमाल की थी। लेकिन उसको छोड़िए बात को, टेररिस्ट इज़ ए टेररिस्ट, गुड और बैड, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मैं बड़ा ढंग से बात सुन रहा हूँ। अमेरिकन्स इतने नाइव नहीं हैं, इतने इनोसेंट नहीं हैं जैसे हम लोग सोच रहे हैं। खूब अच्छी तरह से उनका इंटेलिजेंस एपरेटस काम कर रहा है, पता चल रहा है, उनके मैकेनिक्स हैं, उनके फंडामेंटल्स हैं, किस तरीके इसको सुलझाया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री इस समय जो पहुँचेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस इस बात के ऊपर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बाइडेन भी इसका ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल है पहला एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप साहब का था, उस समय वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन चूँकि उधर थोड़ी ही ज़्यादा इंटरनल मसलों के बारे में ज़्यादा वजन दे रहे थे, तो वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाए। लेकिन बाइडेन वेरी क्लियर कि इस चीज़ को वो लेंगे और किसी तरीके से आतंकवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन स्ट्रेंथ, अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिकन एपरेटस ऑफ ऑल सॉर्ट्स इज़ टोटली पॉइज्ड। उस तरफ की तरफ उनकी निगाह है कि कहाँ पर किस तरीके। साइबर अटैक का भी मसला आप तो जानते हैं कि इस मसले को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। अमेरिका की काउंटर इंटेलिजेंस इस ऑपरेशन में लगी हुई है और साइबर इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम है उन लोगों का कि हम उसके ऊपर काफ़ी खुद डिपेंड करते हैं। ये मत भूलिएगा कि अमेरिका की बहुत सारी इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भारतवर्ष को आती हैं और भारतवर्ष उसके ऊपर डिपेंड करता है। भारतवर्ष जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का मसला था, उसमें थोड़ा सा उनका फियस्को है, लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं थी। बात बिल्कुल ठीक है जैसे वियतनाम वार के अंदर हुआ था, साइगोन एकदम गिरा तो दुनिया भर में 1975, 65, 75 तक वार चली थी। और जहाँ तक वियतनाम वार का मामला था, कितना सीरियस था, लेकिन वहाँ पर एकदम 75 में एक कोलैप्स हो गया अमेरिकन फोर्सेस का। इनका एक तरीका अजीब सा है, ये अजीब सा जो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये जाते हैं तो ऐसे छोड़ के भागते हैं जैसे कि इससे कोई अनफेमिलियर टेरेन में इन पे नहीं लड़ा जाता है ठीक तरह से। टेक्नोलॉजी की वारफेयर में सबसे सुपर्ब हैं, उसमें न चाइना, न रशिया, न कोई और अदर कंट्री इनका मुकाबला कर सकता है। इसलिए ये मत समझिए कि अमेरिका इन सीरियस मसलों को नहीं लिए हुए है, काफ़ी काम चल रहा है। मैं जहाँ तक अमेरिका का अध्ययन कर पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन इसको किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, भारत का साथ देंगे। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे सविता के पास चलता हूँ। सविता, मुझे बताइए, क्या भारत आज दुनिया के अंदर कहाँ खड़ा हुआ है? और चाइना के खिलाफ अगर कोई वाकई अमेरिका की मदद कर सकता है वो भारत है। क्या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाइडेन, उनके टीम इस बात को समझती है? दीपक, जो बाइडेन एक पहले प्रधानमंत्री हैं अमेरिका के, जो सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं बहुत साल तक। दुनिया का कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहां उन्होंने एज अ सेनेटर इस कमेटी के चेयर होने की वजह से अमेरिकन डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट ना किया हो, इंक्लूडिंग इंडिया। 20 साल पहले बाइडेन ने ही कहा था कि 2020 तक मैं इंडिया और भारत को बहुत स्ट्रॉन्ग बायलैटरल पार्टनर्स देखना चाहता हूं, जो ट्रीटीज ओबामा के टाइम से लिखनी शुरू हो गई पोस्ट कोल्ड वॉर में। वो समझते हैं कि आज जो इंडिया की पोजीशन है फिजिकली, इकोनॉमिकली
वो एक चाइना को काउंटर करने वाली पोजीशन है। इंटेलिजेंस में भी वो हमें साइबर कम्युनिकेशंस और जो उनकी एक्सपर्टीज डेवलप हो रही है बिहाइंड द सीन्स वो हमसे शेयर करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयर नहीं होती थी, लेकिन जो बाइडेन के पहलों की वजह से, जो उन्होंने पहल की है 20 साल से, उस वजह से ये आज इंटेलिजेंस शेयर होती है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली भी चाइना को काउंटर करने में स्ट्रांग बने। और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसको आगे बढ़ाना, इसका एक पर्टिकुलर मकसद ये है कि वो हैंड इन हैंड दोनों कंट्रीज इस चीज को काउंटर कर सकें। क्योंकि अगर चाइना एक साउथ एशिया में कलेक्ट्रेट बनाना चाहता है, वो जमीन हड़पना चाहता है, और उससे इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान है। अमेरिका समझता है कि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है और इससे इंडिया को खतरा है। इंडिया और अमेरिका की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, डिफेंस इंटरेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है सविता, आपकी आवाज कट रही है, तो आपकी आवाज कट रही है। मैं सीधे आरती के पास चलता हूं। आरती, हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक टेररिज्म प्लस कम्युनिज्म, अगर ये मिल जाए तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। क्या अमेरिका इस बात को समझता है? देखिए, इस बात को वो बिल्कुल समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस सारे मसले पे बिल्कुल फेल रही है और फेल होगी आगे भी। क्योंकि उन लोगों ने, डेमोक्रेट्स ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं और डेमोक्रेट्स में ऐसे लोग, इल्हान उमर जैसे लोग जो इस्लामिस्ट है, जो पैरवी करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की, जो मतलब आप मान ये सोचिए कि इल्हान उमर अल-कायदा को जिम्मेवार नहीं ठहरा पाई, वो ओसामा बिन लादेन को ठहरा नहीं पाई जिम्मेवार, जिनकी वजह से 3000 अमेरिकन मारे गए। तो डेमोक्रेट्स के अंदर इस्लामिक रेडिकलिज्म और लेफ्टिज्म की जो शादी हो चुकी है अंदर ही अंदर, वो सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका के अंदर है। चाइना की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप चाइना तो इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को एक अलग तरीके से डील कर रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने जहां पे भी इस्लामिक टेररिज्म की बात आई, वो पाकिस्तान को लीजिए, अफगानिस्तान को लीजिए, आज की डेट में तालिबान, जिनको टेरर ग्रुप का दर्जा दिया गया था, जो आतंकवादी बैन किए थे अमेरिका ने, वही आज अफगानिस्तान में मंत्री है। और वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान की शय से, पाकिस्तान के सपोर्ट से और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से आज जो है वो तालिबान जो है, टेरर ग्रुप, इस्लामिक रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो है वो अफगानिस्तान में जिंदा है। उसकी वजह से जो एक इन्फ्लुएंस हो रहा है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अंदर, या जो रेडिकल एलिमेंट्स है पाकिस्तान में या कहीं और भी मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम कम्युनिटीज में, वो उससे ज्यादा एम्पावर हुआ है। क्योंकि आज की डेट में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ये कह रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया और आगे भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिक जो टेररिस्ट है वो इनको अमेरिका को हरा सकते हैं। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? या कुछ जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल, मैं कहूंगी, रद्दी में डालने के लायक है। क्योंकि उनका जो नजरिया है इस्लामिक रेडिकलिज्म को डील करने का, वो बिल्कुल गलत है, वो फेल हो चुका है। 9/11 हुआ, उसके बाद जितने आतंकवादी ग्रुप्स थे, अलकायदा आज की डेट में वापस से एस्टैब्लिश हो चुका है अफगानिस्तान में। इंडिया के खिलाफ इस्लामिक टेरर ग्रुप्स, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, वो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं अफगानिस्तान में। किन की बदौलत? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत। किन की बदौलत? पाकिस्तान आर्मी और ISI की बदौलत। तो ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी मजबूरी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी और है कि उनको मालूम है कि अमेरिका अंदर से खोखला हो चुका है, कमजोर हुआ है। इनकी यही नीतियों की वजह से, इनकी यही पॉलिसीज की वजह से 20 साल का जो इन्होंने वॉर ऑन टेरर किया अफगानिस्तान में, उसमें इन लोगों को शिकस्त मिली, डिफीट हुए तालिबान के हाथों,
और आज की डेट में इनको मालूम है कि चाइना इनका बहुत बड़ा राइवल है। चाइना आ चुका है ग्लोबल स्टेज पे और ये अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनको भारत की जरूरत है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूरत है। लेकिन ये भी इनको याद रखना चाहिए कि इंडिया जो है आज की डेट में अंदर ही मैं कहूंगी बहुत मजबूत है। और दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, एक हार्ड नेगोशिएटर है। जब तक उनको नहीं लगता कि इंडियन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर है और जो इन्वेस्टमेंट्स की वादे हुए थे कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद, आपको याद होगा कि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई क्योंकि चाइना पे बहुत ज्यादा निर्भरता थी पूरे दुनिया की, और उसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि चाइना से सप्लाई चेन शिफ्ट होके, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होके भारत आएगा। और वो इन्वेस्टमेंट अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो चाइना से नहीं निकाल रहा तो आप बताइए मुझे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है क्या? वो चाइना से नहीं लड़ सकते, वो चाइना को हरा नहीं सकते, वो तालिबान को नहीं हरा सकते, वो इस्लामिक टेररिज्म को हरा नहीं सकते। तो आज की डेट में अमेरिका की सुपर पावर का मतलब क्या है? मैं ये कहूंगी कि आज की डेट में इंडिया की एक सिग्निफिकेंस है, सभी देशों को मालूम है, चाइना को भी मालूम है, यूएस को भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है कि इंडिया इंपॉर्टेंट है। हमारा फिलोसॉफिकल आउटलुक सही है, हमारा अप्रोच जो है सारे इश्यूज के साथ वो ऑनेस्टी का है, वो सच का अप्रोच है। और वो सब ये सब जो जितने भी गेम्स खेल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और जितना भी इन्होंने अप्रोच लगाया वो गलत। ठीक है, आपने कड़वे शब्द बोले, इसी का जवाब मैं अजय जैन भुटोरिया जी से लेता हूं। बड़े लेकिन साफगोई से बोला आरती जी, मैं इसीलिए आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं अजय जी आपसे समझना चाहता हूं, मैंने आपसे पूछा कि इस्लामिक टेररिज्म होता है, आपने कहा मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। तो मैं एक बड़ा फेमस सेइंग है इंडिया में जो पूछा जाता है कि हम मानते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? क्या ये समझा सकते हैं आप एज ए डेमोक्रेट? इसका कहीं ना कहीं होगा कि जो अफगानिस्तान को एग्जांपल ले लीजिए, आज वुमेन को एजुकेशन के लिए बैन किया जा रहा है, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। और जब एजुकेशन नहीं होता है, लोग पढ़ेंगे नहीं, ग्रेजुएट नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज होता है। तो जब युवा भटक जाता है तो वो भटके हुए युवा को ये जो आतंकवादी गिरोह हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और फिर उनको जो अपनी गलत एजुकेशन है, जो कहते हैं कि भाई तुम्हें जन्नत में हूर मिलेगी, ये मिलेगा, तुम अल्लाह के काम आओ, तो वो गलत एजुकेशन देते हैं और उनको गुमराह करके अपने साथ जोड़ते रहते हैं। और यही होते आ रहा है आज इन देशों में, पिछड़े हुए देशों में जो बहुत गरीबी से लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं। और ये एक तरीका है उनका रिक्रूटमेंट का, अपने आतंकवादियों को बढ़ाने का, अपने लोगों को अनएजुकेटेड रख के, इलिटरेट रख के, फिर उनको अपने साथ में जोड़ते रहने का। तो और जहाँ तक हमारे पहले स्पीकर ने कहा अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ नाराजगी व्यक्त की, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार वापस रिफ्रेश करना चाहता हूँ पुरानी बातें कि ट्रंप सरकार ने तालिबान के साथ समझौता किया था और अफगानिस्तान सरकार को नहीं इंक्लूड किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका विल विड्रॉ बाय May 31 और तालिबान को कोई उस पर अटैक नहीं करेगा 1 साल तक। और इसी मुद्दे, और अगर अमेरिका विड्रॉ नहीं करता है तो तालिबान कैन अटैक इन यूएस। उसी के अंडर बाइडेन ने उसको एक्सटेंशन लिया था अगस्त 31 तक। बाइडेन के उस समय 2500 सैनिक थे। अगर बाइडेन के पास चॉइस थी अगर विड्रॉ करे या नहीं करे, और अगर विड्रॉ नहीं करे तो उसको 15-20 हजार और सैनिक भेजने पड़ते उस वार को, क्योंकि फिर तालिबान लड़ाई करता। तो ये एक समझौता कि जो पहले उसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी थी कुछ नेशंस ने मिलकर अमेरिका के साथ में, उसका वो एक रूट था कि इसको एग्जिट करना ही सही था। और अमेरिका के लिए ये वार अब कंटिन्यूस करने का कोई मिशन नहीं था। जो मिशन था वो पूरा हो चुका था और अमेरिका एक अफगानिस्तान को कंटिन्यूसली बिल्ड नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अब अमेरिका जो आपने बातें करी, साइबर अटैक, जो काउंटर टेररिज्म, उसके ऊपर अपनी नई रणनीति बना रहा है। टेररिज्म सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है, टेररिज्म की जो ग्रोथ हो रही है बाकी कई और नेशंस में हो रही है। और अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर, जो अपनी सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री में नहीं है, साइबर इंटेलिजेंस में भी अमेरिका आज
कि रोज अटैक्स होते हैं, जिनके कुछ रिपोर्ट में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, छोटे बड़े हजारों अटैक रोज होते हैं और अमेरिका उनको डिफ्यूज करती रहती है। साइबर अटैक के अलावा बायो अटैक भी अब बड़ा हो गया है। जो कोविड जो हुआ, वेदर इट वाज ए अटैक फ्रॉम द सॉइल ऑफ चाइना और वेदर इट इज ये क्या बोलते हैं कि ये और ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए भी अमेरिका प्रिपेयर्ड और बाकी देशों के सपोर्ट के लिए है। तो जो अभी अफगानिस्तान से विड्रॉल है, इट वाज ए स्ट्रेटेजिक, और जो अब बाकी अब तालिबान से डील करना है, तो वो एक अमेरिका इज प्रिपेयर्ड एंड वर्किंग विद इंडिया एंड अदर नेशंस, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मेरे एक दर्शक अपर्णा वाजपेयी जयपुर से जुड़ गई हैं। अपर्णा से पूछता हूं, अपर्णा बताइए, भारत अमेरिका भारत को इसलिए बुला रहा है, भैया आ जाओ, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत को समझ चुका है और वो जानता है चाइना उसको कभी भी धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलूंगी जयपुर से। आज आपके संग जुड़ना, आपसे बात करना मेरे आज का एक बहुत ही खास दिन बन गया। तो मोदी जी की जो ये यात्रा है अमेरिका की तरफ, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सफल प्रयोजन के साथ एक सफल यात्रा होगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो कि भारत से मिला हुआ है देश है इंडिया से, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए भारत को दूसरे देशों का भी साथ चाहिए ऐसे वक्त पर। और जो कि कोरोना महामारी के चलते भी जो कि हम इतनी सारी विपदाओं से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे और भी देशों के लोग आए हुए हैं, तो उनके संग जो ये मीटिंग है, तो मेरा ये मानना है कि आज के समय को देखते हुए मोदी जी की जो यात्रा है वो इसलिए बहुत ही ज्यादा उचित है और सराहनीय है, क्योंकि अफगानिस्तान में हाल ही में जो घटनाक्रम जो घटा है और जो कोरोना संकट, वैक्सीनेशन समेत तमाम मसलों पर जो भारत की भूमिका जो है उसमें काफी अहम है। इसका जो वैश्विक रूप है उस पर इसका असर पड़ेगा इस मीटिंग का। तो बाकी ये है कि वहाँ पे जो भी मसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं सीधे जसदीप सिंह साहब के पास चलता हूँ। जसदीप सिंह साहब, ट्रम्प साहब हमेशा एक टर्म यूज किया करते थे, वुहान वायरस। क्या वो टर्म या चाइनीज वायरस क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन में सुनाई पड़ता है? क्या चाइना पर उतना काउंटर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, या अभी सिर्फ एलाइज खोजे जा रहे हैं? नहीं दीपक जी, ये तो चाइना वायरस तो इनके मुंह से कभी निकला ही नहीं, और जब ट्रम्प कहते थे तो ये उनके खिलाफ खड़े होते थे, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन की चाइना के साथ प्राइवेट डीलिंग्स है। हंटर बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन के जो बेटे हैं, उनका पूरा खुले में आ चुका है कि इनकी चाइना के साथ काफी डीलिंग्स हुई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने उनसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के खिलाफ नहीं जाना। और मैं आपको ये भी एक चीज बताऊं कि आप जब ट्रम्प खुल के बोलते थे इस्लामिक टेररिज्म बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह से, और मैं आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मैं चीजें बोलना चाहता था उन्होंने खुल के बोली हैं और बिल्कुल सही उनका एनालिसिस किया है कि जो इस्लामिक टेररिज्म है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये तो 500 साल से चल रहा है। हम भारत में तो मुगलों से लड़ते आए हैं, वो भी एक इस्लामिक टेररिज्म था जो हम लड़े हैं। सिख हमारे गुरु लड़े इस टेररिज्म के खिलाफ। ये नई चीज नहीं है। जो टेररिज्म है उसे मानना चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, या मैं ट्रम्प समर्थक हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप पिछले साल देखिए कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आईसिस का खात्मा कर दिया था। जो अल बगदादी था उसे इस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार गिराया। उसके बाद जो ईरान का जो आईसिस का जो प्लानर था, जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहा था, कासिम, उसे इराक बगदाद एयरपोर्ट पे इन्होंने ड्रोन से मार के गिराया था, जिससे कि दुनिया में आतंकवादियों का जो मनोबल था वो पस्त हो गया था और उनको एकदम डाउन करके उस टाइम पे फिर ट्रम्प ने इनसे बातचीत शुरू करी थी। क्योंकि हम भी जानते हैं कोई भी किसी भी मुल्क में कोई भी ताकत 20 साल 15 साल नहीं रह सकती, पर जो ट्रम्प का एग्जिट प्लान था वो ये नहीं था कि ऐसे रात के अंधेरे में छोड़ के, और जो 5,000 रुपए की मोटरसाइकिल पे जो तालिबानी आए उनके सामने हथियार टिका के वहां से भाग आना। उन्होंने बरग्राम एयरफोर्स बेस रखनी थी। आज जैसे जापान में भी हमारी बेसेस है 70 साल के बाद, अफगानिस्तान में उन्होंने प्रेजेंस रखनी थी चाइना और रशिया को खबरदार करने के लिए। लेकिन ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह निकली है, ये वही उदाहरण है। जैसे हमारे भारत में जब मुंबई में आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसके पहले जब अटैक हुए तो हमारी जो लीडरशिप थी उस वक्त वो बहुत कमजोर थी, और आज वही अमेरिका की लीडरशिप कमजोर है। जो एक अमेरिका जो सुपर पावर है
जो कि 1 साल पहले आतंकवादियों को खदेड़ रहा था, 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम गिड़गिड़ा के उनसे टाइम मांगते रहे और जैसे वो बेआबरू होके हम वहां से निकले हैं। तो ये सारा लीडरशिप का है। और इस वक्त ये जो दुनिया में एक टर्मोइल आया, जिसका मैं अभी भी समझता हूँ कि भारत को इसका काफी सचेत रहना होगा, और ये भारत के लिए लीडरशिप की भी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। और क्योंकि हर फ्रंट पे ये जो क्वाड है, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भी देश जुड़ेंगे, यूरोपियन यूनियन के देश जुड़ेंगे, जो कि चाइना के खिलाफ और ये आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे। और जैसा आरती जी ने बताया, डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त अंदर से पूरी इस्लामिक उसमें हुई है। इनके तालिबा रशीद एक कांग्रेस वुमेन है, ओमार इलियान यहाँ की कांग्रेस वुमेन है, जिन्हें कि यहाँ पे स्क्वाड भी कहा जाता है। ये सब लोग जो हैं इस्लामोफोबिया का यहाँ पे कर रहे हैं। और इनका पूरा यही है कि आज आप देखिए अमेरिका में 70,000 रेफ्यूजीज आ गए अफगानिस्तान से, जिनकी वेटिंग नहीं हुई, जिनको कई तो ऐसे हैं जिनके पेपर्स तक नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा अभी अमेरिका के अंदर है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसे बिल्कुल दूर कर रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी भारत में लोगों को बताना चाहता हूँ। अमेरिका बिल्कुल सुपर पावर है, हमारे पास सबसे अच्छे हथियार हैं, हमारे पास सबसे अच्छा सब कुछ है, लेकिन अभी इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी लड़ने की विल नहीं है आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, क्या लड़ने की विल है या नहीं है, इसका सवाल सीधे होगा सविता पटेल से अमेरिका, उसके बाद आरती जी के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंधों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉशिंगटन में हैं और आज वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी, क्योंकि अब तक 3 बार उनकी टेलीफोन पर बात हुई है, 2 बार वर्चुअल मुलाकात हुई है, और इससे पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट भी कर चुके हैं। तो पहचान पुरानी है, लेकिन क्या पुरानी बॉन्डिंग जैसे अमेरिका के साथ थी, बराक ओबामा के साथ थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, इसके अलावा बाकी नेताओं के साथ उनकी थी, क्या वैसी ही रिलेशनशिप आगे बन पाएगी? इसी पर बात करने के लिए सीधे मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ अमेरिका से पत्रकार सविता पटेल जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अजय जैन भुटोरिया साहब हैं, और मेरे साथ जसदीप सिंह साहब हैं, जो कि दोनों अमेरिका के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सविता, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह का वर्णन आरती ने किया, क्या वाकई में इतनी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की पॉलिटिक्स भिन्न है कि स्टेट डिपार्टमेंट में भी दोनों एक दूसरे को उलट पुलट कर देंगे, या फॉरेन अफेयर की पॉलिसी जो अमेरिका की अभी तक बिल्कुल कांस्टेंट हुआ करती थी वो उलट जाएगी आइडियोलॉजी के कारण? आपको क्या लगता है? दीपक, बहुत सारी चीजें इलेक्टोरल ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं। अगर आप देखें तो यूएस फॉरेन पॉलिसी, आपने बिल्कुल सही कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में हो, वो यूनिफॉर्म रहती है। चाहे ओबामा ने अफगानिस्तान में वही कंटिन्यू किया जो बुश ने किया था, जो अभी ट्रंप ने डील साइन की है क्वाड के साथ, जो ट्रंप का रवैया चाइना पर फर्म था, वो ही बाइडेन रवैया अपना रहे हैं। कल मेरी बहुत सारे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लीडर्स से बात हुई, क्योंकि आज आपने देखा मोदी जी ने अराइव होते ही बोला था कि इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मैं डायस्पोरा की अगर आपको बात करूं, जैसे हमारे पैनल में बैठे हैं अजय जी, वो एक डायस्पोरा के लीडर हैं। अमेरिका में ये एक स्ट्रेंथ है, वो अच्छे लोगों को दुनिया से अट्रैक्ट करता है। इंडियन डायस्पोरा यहाँ की सबसे वेल्दी कम्युनिटी मानी जाती है। 7% डॉक्टर्स पूरी अमेरिका में इंडियन है, 10% IT प्रोफेशनल्स इंडियन है। आज आप देखें, विवेक लाल मिले थे जनरल एटॉमिक्स के मोदी जी से, वो बोइंग के MD थे इंडिया में, वो जनरल एटॉमिक्स के CEO हैं। जनरल एटॉमिक्स इंडिया मतलब पूरी वर्ल्ड की एक पावर हाउस है, एटॉमिक और डिफेंस कंपनी। तो ये एक चीज दर्शाता है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा की स्ट्रेंथ को। वो स्ट्रेंथ में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। और अमेरिका में जैसे एक पैनलिस्ट ने बोला कि AOC हैं और वो एक तरह से इस्लामोफोबिया पैदा करते हैं। एक फैक्ट है कि अमेरिका में हर तरह के लोग रिप्रेजेंटेड होते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इंटरनली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में थोड़ा ऑप्टिक्स का फर्क होता है। आप पहले बात कर रहे थे अफगानिस्तान विड्रॉल की, तो मैं बताऊं कि ट्रंप जाहिर है बहुत परेशान थे चाइना की पावर को लेके, राइजिंग पावर को लेके। उन्होंने प्रेसिडेंट कार्टर जो अभी जिंदा हैं उनसे पूछा
कि क्यों चाइना इतना पावरफुल होता जा रहा है, तो प्रेसिडेंट कार्टर ने बोला कि पिछले 25 साल में अमेरिका ने 3 जंग लड़ी है, लेकिन चाइना ने एक भी जंग नहीं लड़ी है। उससे ट्रंप इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान में जो एक जंग शुरू की है उसे खत्म भी करना चाहिए, और वही नीति बाइडेन भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक कंट्री का जो फायदा है, जो आज मोदी जी देखेंगे कि भारत का क्या फायदा है, वो एज ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जा रहे हैं, वो डायस्पोरा को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आई थिंक मोस्टली फॉरेन पॉलिसी के मामले में मैं कहूंगी कि एक यूनिफॉर्म अप्रोच होती है अमेरिका में। आरती, आप एग्री करती हैं यूनिफॉर्म अप्रोच रहेगी, जो ट्रंप साहब की थी वो बाइडेन साहब की रहेगी, ऐसा होगा आने वाले समय में? देखिए, एक लेवल पे कई सारे फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज है वो अप्रोच यूनिफॉर्म रहता है, और कई एक लेवल पे अप्रोच सही सिमिलर नहीं होता है। मैं आपका इसका उदाहरण देती हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि इंडिया और यूएस की जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत पुरानी नहीं है। वो इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, जो पाकिस्तान और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत पुरानी है। इंडिया से बहुत सालों पहले वैसे एक पार्टनरशिप थी, और हमारी और यूएस की अभी हाल में ही आप मान लीजिए जब से बुश एरा हुआ, इनफैक्ट सितंबर 11 के बाद जो एक चेंज आया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंडिया और यूएस के बीच में, और ये भी कह सकते हैं कि जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन जब टूटा उसके बाद जो चेंज आया इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बीच में, उसमें बहुत अंतर है। तो उदाहरण के लिए देखिए, जब तक सितंबर 11 नहीं हुआ, यूएस का जो अप्रोच था पाकिस्तान के लिए, यूएस जो मानता ही नहीं था, वो कश्मीर पे भी जो उनकी पॉलिसी रही है अमेरिका की, वो डेमोक्रेट्स की बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अलाइन होके रहा है कश्मीर पे। ट्रंप सरकार जब आई तो कश्मीर पे वैसा अप्रोच नहीं था। इनफैक्ट जब 370 को नलिफाई किया मोदी सरकार ने, आपको याद होगा कि ट्रंप सरकार ने उस पे कोई भी उस पे टिप्पणी नहीं की, कोई ऐसी खास क्रिटिसिज्म भी नहीं हुई। इनफैक्ट उन्होंने एक ब्लाइंड आई जिसको कह सकते हैं, उस तरह का उन्होंने अपना एक अप्रोच था। अब उस टाइम पे ही आप देख लीजिए बाइडेन जो थे या कमाला हैरिस जो थी या डेमोक्रेट्स का ओवरऑल अप्रोच आप कश्मीर पे देखिए, हिस्टोरिकल, ये मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ, मैं कुछ बना नहीं, फैब्रिकेट नहीं कर रही, हिस्टोरिकल अप्रोच रहा है, उन्होंने पाकिस्तान की लाइन ली है। तो ये एक अंतर है, ये अंतर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। वही आप देख लीजिए कि रिपब्लिकन जब बुश आए, उन्होंने कहा कि ओवरऑल हम लोगों का जो अप्रोच है इंडिया की तरफ, हम नजदीक आना चाहते हैं, और इनफैक्ट इंडिया की जो रिलेशनशिप मजबूत हुई अमेरिका के साथ, वो रिपब्लिकन एरा में ज्यादा बेहतर हुई। ये एक फैक्ट है, आप इसको नेगेट नहीं कर सकते। पर मैं ये भी साथ में कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स जो है अपोज्ड है इंडिया के या इंडिया के दुश्मन है, लेकिन डेमोक्रेट्स का अप्रोच जो है साउथ एशिया को लेकर वो थोड़ा अलग तो रहा है। ओवरऑल उनका, ये आप कह सकते हैं कि ओवरऑल उनका जो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है उसमें चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ लगभग सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस है एक लेवल पे। इस नुआंस को समझना जरूरी है। ये माइथोलॉजी बना के रखा है कि फॉरेन पॉलिसी सेम होता नहीं होता है। मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है मनमोहन सिंह सरकार के कंपैरिजन में। मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट थी वाजपेयी सरकार आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान अमन की आशा और तमाशा जो चल रहा था वो मोदी सरकार में नहीं हुआ। तो फॉरेन पॉलिसी सेम कहाँ है? ये किस तरह का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो रटाया हुआ जो ये लेसन है कि फॉरेन पॉलिसी सेम होती नहीं होती है। अगर होती तो बाइडेन जब अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जा के बोल रहे थे कि उनका चाइना का अप्रोच और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैंपेन थी उनका जो फॉरेन पॉलिसी पे अप्रोच था, अंतर था।
तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सिमिलर होता है। हाँ, लार्जर इंटरेस्ट में सभी नेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं विश्वास जायसवाल, मेरे दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। विश्वास, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो मजबूती से देश को सुरक्षा प्रदान करते हुए, देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए चल रहे हैं, तो चीन की विस्तारवादी नीतियां आप सभी जानते हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है। तो भारत से सभी को एक उम्मीदें हैं और बिना भारत को साथ में लिए, और अमेरिका न पहले चल सका है, ना आगे चलने का किसी की वो है। तो एक सम्मान जो है, जो विश्व गुरु में मोदी जी को मिला है, वो ठीक है, सारी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास। मैं सीधे चलता हूं अजय जैन जी के पास। अजय जी, मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में सबसे बड़ा एलाई बनाकर अमेरिका रियलाइज करता है उसने गलती की? ये कि जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है, ये अभी पूरे मीडिया में ये साफ बार आ रहा है कि पाकिस्तान हेविली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, और ये और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान का हाथ रहा है। और ये इश्यू जो है, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यही सवाल जसदीप जी से। जसदीप जी, आपको लगता है आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? दीपक जी, कैन यू हियर मी? हेलो, अजय जी की आवाज नहीं आ रही, जसदीप जी की आवाज। कैन यू हियर मी दीपक जी? पाकिस्तान का, कैन यू हियर मी? पाकिस्तान का जो रोल रहा है ये अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान का रोल रहा है। इस रोल को ट्रंप सरकार ने भी समझा और उसको जो एड है वो एड बंद करी, और उसके बाद में अभी भी उसको इवेल्युएट किया जा रहा है कंटिन्यूअसली और मॉनिटर किया जा रहा है। और जहां तक कुछ स्पीकर्स ने कहा कि डेमोक्रेट्स के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हुए हैं, वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के अंडर हुए हैं। आज पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो ट्रेड हुआ, कोई भी ट्रेड का इंक्रीज नहीं हुआ। जो वेपन्स, जो इनको डिफेंस के जो वेपन्स मिलने थे इंडिया को, वो भी डील्स रोकी हुई थी। उन्हीं को हमेशा डेमोक्रेट के अंडर में ही वो जो भी ग्रोथ हुआ वो हुआ है। तो ये कहना गलत है। और जो जहां तक इलान ओमर रसीदा तैयब की बात कही, डेमोक्रेट एक ऐसा टेंट है जहां पे डिफरेंट व्यूज वाले हर तरह जो लीडर्स हैं वो सब उस टेंट के भीतर हैं। तो इलान ओमर और रसीदा तैयब डज नॉट रिप्रेजेंट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज, और वो उनकी अपनी पर्सनल व्यूज है। जो भी वो कहती हैं या हम जो मीडिया में उनकी व्यूज सुनते हैं, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की व्यूज नहीं है, ना ही वो पूरी डेमोक्रेट्स की व्यूज हैं। वो उनकी व्यूज हैं, वो एक हिस्सा है जो मोस्ट डेमोक्रेट्स उनकी व्यूज से डिसएग्री करता है। मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं उनकी व्यूज से। ठीक है, तो ये जसदीप जी से जवाब ले लेते हैं इसका। जसदीप जी, जवाब। हाँ जी, वो ऑडियो बंद हो गया था, दीपक जी के प्रोग्राम में था मैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स तो एक बहुत बड़ा टेंट है, यहां पर हर व्यू के लोग आते हैं। ठीक है, सविता से क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। सविता, उन्होंने कहा है कि पार्टी के साथ साथ जो डिप्लोमेसी है वो भी बदलती है। क्या आप अमेरिका के लिए बात मानते हैं जिसकी पूरी दुकान ही डिप्लोमेसी से चलती है? जी दीपक, देखिए, डिप्लोमेसी एक आइसोलेशन में नहीं होती है। अगर 8 साल एक प्रेसिडेंट रहता है और दूसरे 8 साल बाद अगर दूसरे पार्टी का प्रेसिडेंट आता है, तो काफी सारे वर्ल्ड इवेंट्स चेंज हो चुके होते हैं। अगर मनमोहन सिंह सरकार में थे और फिर मोदी आए, काफी सारे वर्ल्ड इवेंट्स चेंज हुए। बॉम्बे में अटैक हुआ, उसके बाद जो डिप्लोमेसी इंडिया की होगी और पहले होगी उसमें फर्क आएगा। तो ये बात सही है कि कुछ हद तक ऑप्टिक्स बदलते हैं, जो कोर नेशनल इंटरेस्ट होता है वो नहीं बदलता है। जहां तक ट्रंप के कश्मीर पे चुप रहने की बात है, कल मेरी कुछ अमेरिकन डिप्लोमैट से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का मुद्दा आगे बढ़कर कोई बड़ा स्टेटमेंट इस ट्रिप में नहीं आएगा।
हालांकि डेमोक्रेट्स का एक इमेज है कि वो ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। अमेरिका खुद ह्यूमन राइट्स को बहुत महत्व देता है, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा दब गया था। कमला हैरिस जब खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी तब उन्होंने कश्मीर पे कमेंट किया था, लेकिन जब वो बाइडेन और हैरिस कैंपेन के साथ हो गए थे तब ये मुद्दा थोड़ा सा दब गया। जब से वो मतलब सरकार बनी है जनवरी से, उन्होंने कश्मीर पे कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। और कल जब मैंने पूछा कि ये मुद्दा उठेगा, विल दे टॉक टू मोदी जी अबाउट इट, दे सेड इट विल बी बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, इट विल बी लाइक फ्रेंड्स। आप दोस्तों को, एक फैमिली मेंबर को आपस में दरवाजा बंद करके सलाह देते हैं, आप एक पब्लिक रिब्यूक नहीं करते, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं करते। तो उस हिसाब से आई थिंक फॉरेन पॉलिसी को एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। कंसिस्टेंट रहती है अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी, लेकिन वो वर्ल्ड के इवेंट से और कांस्टेंट जो थ्रेट्स और चेंजेस होते हैं पार्टनरशिप्स में और अलायंसेस में, उसका रिस्पॉन्स होता है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमने एक सवाल पूछा था, क्या वैश्विक कूटनीति के केंद्र में भारत आ चुका है? 92% लोग मानते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला और अमेरिका की महाकवरेज लगातार जारी है।